गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का कॉमर्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड जो केस स्टडी है, आज हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए, इसके साथ ही हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, जो कि यहाँ क्वेश्चन 24 करके दिया हुआ है। क्वेश्चंस पहले हम रीड करते हैं। Arundhati has been promoted to the post of marketing division's head of a soft drink company. Identify the level of management at which she will be working henceforth. State any 4 functions that she will have to perform at this level. तो स्टूडेंट, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस केस स्टडी के अंदर कुछ टेक्निकल वर्ड दिए होते हैं। जितने भी आप केस स्टडी को आप पढ़ेंगे, उन सभी केस स्टडी के अंदर कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड होंगे जो आपके आंसर को सजेस्ट करते हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें टेक्निकल वर्ड कौन सा हो गया? यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ वर्क दे रखा है, मार्केटिंग डिवीजन। मार्केटिंग डिवीजन क्या है? मार्केटिंग डिवीजन मीन्स मिडल लेवल मैनेजमेंट। आप सभी को पता है कि जो HOD होते हैं, द HOD ऑफ एवरी डिपार्टमेंट इज नॉन एज द मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो इसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है क्या? आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच सी विल बी वर्किंग विद। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम ये देख सकते हैं कि ये जो है, दे आर वर्किंग एट द मिडल लेवल मैनेजमेंट, और इसी के साथ आंसर भी रखा है, अरुंधति विल बी वर्किंग एट द मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू टेल व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडल लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए दे रखा है, शी हैड टू एंश्योर दैट हर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी स्टाफ। यानी कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये देखना कि उनके डिपार्टमेंट के अंदर जितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है उतने एम्प्लॉय अवेलेबल हैं या नहीं। सेकेंड्स, शी हैज़ टू असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू पीपल इन अ डिपार्टमेंट। इट मीन्स जितने भी एम्प्लॉयज़ मिडिल लेवल मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के अंडर में काम करते हैं, उन सभी एम्प्लॉय को अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपर तरह से अलॉटमेंट करना, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट की ड्यूटीज़ होती हैं। प्लस थर्ड फंक्शंस को हम देखें तो क्या होता है, शी हैज़ टू मोटिवेट द पीपल इन हर डिपार्टमेंट टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये है कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं, इनकी ये भी ड्यूटीज़ होती है कि जितने एम्प्लॉय उनके डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन सभी एम्प्लॉय को प्रॉपर तरह से मोटिवेट करना, सो दैट ऑल द एम्प्लॉयज शो देयर फुल डेडिकेशंस फॉर डूइंग द वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि 24 करके दिया, उसको भी हमने स्टडी किया। और हम आते अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है। और हाँ, जब भी आप केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को रीड करना होता है, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड करेंगे वैसे ही वहाँ पर आपको आंसर समझ में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है, हम इसको रीड करते हैं। क्या दिया है? भुवन आर्ग्यूज दैट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो एक वर्ड दे रखा है। पीयूष फील्स दैट मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सच एज स्कूल, क्लब्स, हॉस्पिटल्स एंड सो इज हु इज करेक्ट। यहाँ पर देखिए क्या भुवन क्या आर्ग्यू करता है। भुवन ये कहता है कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो। मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है, ये भुवन कह रहा है। पीयूष क्या कहता है? पीयूष फील्स दैट मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पीयूष का कहना यह है कि मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट केवल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हु इज़ करेक्ट, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हु इज़ करेक्ट, इसमें कौन करेक्ट है।
तो सिंपल सा है कि दैट इज भुवन इज करेक्ट। भुवन करेक्ट है क्योंकि ये जो यहाँ पे करा है इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स, ये किसको सजेस्ट करता है कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, यानी मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, ये मैनेजमेंट का एक फीचर है। आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा। अगर हम इस एक्सप्लेन की अगर बात करें कि मैनेजमेंट इज परवेसिव, इसका एक्सप्लेन क्या होता है, तो स्टूडेंट इसका एक्सप्लेन ये है कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव मीन्स मैनेजमेंट इज required in every type of organization, either it is a profit organization or it is a non-profit organizations, either it is a small organization or it is a large organization, but management is required everywhere। मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कर रखा है। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले केस स्टडी में हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज ही वर्किंग, किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट वो वर्क कर रहा है। कौन वर्क कर रहा है? मोहन। क्वेश्चन है मोहन हैज रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ए फोरमैन। अब यहाँ पर अगर हम एक वर्ड को देखें, यहाँ पर देखा फोरमैन। स्टूडेंट्स आप सभी जानते होंगे कि जो फोरमैन है इट मीन्स इन एवरी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट वर्क। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट वर्क करते हैं। फर्स्ट है टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और थर्ड है लो लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन से आते हैं? सीईओ, सीएफओ, सीओओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सभी टॉप लेवल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन से आते हैं? एचओडी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का जो एचओडी होता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आता है। अब लो लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं? जैसे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर आर कंसिडर्ड एज द लो लेवल मैनेजमेंट। फोरमैन, फोरमैन इज आल्सो कंसिडर्ड एज द लो लेवल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, ये भी लो लेवल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि फोरमैन रखा है। ठीक है, मैं दोबारा से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिया? फोरमैन। तो फोरमैन का मतलब क्या हो गया कि ये लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 27 करके है। पहले हम क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, जैसा कि भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब भी आप केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू रीड आउट द क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है। तो क्वेश्चन क्या देखा? नंबर 1, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड एबव। मतलब मैनेजमेंट का नेचर आपको आइडेंटिफाई करना है। नेचर कौन सा नेचर है? यहाँ पर दे रखा है नेचर। नेचर की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट के कितने नेचर होते हैं? देयर आर 3 स्टूडेंट्स। एक होता है आर्ट, एक होता है साइंस और एक होता है प्रोफेशन। अगर हम यहाँ पे लेकर लेते हैं इसको, ठीक है, मैनेजमेंट के 3 नेचर होते हैं, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशंस। तो आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। यहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, आर्ट है, साइंस है या फिर वो प्रोफेशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है इसी में, एंड नेम अदर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द वैल्यूज फॉलोड बाय मिस्टर राजीव। तो स्टूडेंट्स जो 3rd क्वेश्चन आप देख रहे हो, आइडेंटिफाई द वैल्यूज फॉलोड बाय मिस्टर राजीव, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हमें इग्नोर कर देना है। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चंस को हमने रीड आउट कर लिया, अब हम केस स्टडी को पढ़ते हैं। केस स्टडी क्या दिया है? सोनू निगम द फेमस प्लेबैक सिंगर्स ऑलवेज spends time for practices and adds his creativity in his singing। अब आप यहाँ पर अगर हम इसको अंडरलाइन करें, क्रिएटिविटी फॉर हिज ऑन प्रैक्टिसेस इन क्रिएटिविटी इन सिंगिंग, ये मैनेजमेंट का एक नेचर का फीचर है। कौन सा? इट रिक्वायर प्रैक्टिस इन क्रिएटिविटी। किसका? आर्ट का। क्योंकि आर्ट में क्या है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो एफिशिएंसी है वर्क में वो इंक्रीज होती है।
तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ते हैं। लाइक सोनू निगम, मिस्टर राजीव, मैनेजर ऑफ हेडलाइंस लिमिटेड, यूजेज हिज क्रिएटिविटी and practices management principles under different situations to manage the business. The employees are happy and satisfied as he every day reward employee for their punctuality and efficiency. तो स्टूडेंट्स जैसे कि अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन देखा कि दिया इसमें आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और हमने क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिसेस के बेसिस पे ओके आइडेंटिफाई किया कि ये यहाँ पर मैनेजमेंट एज अ आर्ट को हाईलाइट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम रीड आउट करेंगे क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस में क्या है, आइडेंटिफाई द क्वालिटी पजेस्ड बाय रवि, मोहन एंड व्हाट दे आर लैकिंग। रवि और मोहन के अंदर कौन सी क्वालिटी है और कौन सी क्वालिटी उनके अंदर नहीं है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। व्हाट क्वालिटी इज पजेस्ड बाय थर्ड वर्कर, थर्ड वर्कर के अंदर कौन सी क्वालिटी है। विच वर्कर इज प्रीफर्ड बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट किस वर्कर को प्रीफर करता है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने सबसे पहले केस स्टडी के क्वेश्चंस को रीड आउट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केस स्टडी को। तो क्या दिया है, भुवन लिमिटेड ए गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेट द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 100 गारमेंट्स पर मंथ एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹200 पर गारमेंट। इतना तो टारगेट सेट किया है। मोहन ए वर्कर वर्कड डबल शिफ्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड अराउंड 150 गारमेंट्स बट एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹230 पर गारमेंट। मतलब उसने जो कॉस्ट है वो 230 इंक्रीज कर दिया, जबकि कॉस्ट कितना हमें यूज़ करना था, 200। ऑन द अदर हैंड रवि another worker focuses on cost and handled resources very carefully so the manufactured 90 garments but at the estimated cost of ₹190 per garment. Third worker maintained the balance and achieved target of 100 garment at the estimated cost of ₹100 per garment. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो मोहन है, मोहन इफेक्टिव है क्योंकि मोहन ने टारगेट तो अचीव कर लिया है, लेकिन उसने जो कॉस्ट है वो 200 की जगह पे 230 रुपीज़ को उसने यूज़ किया है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मोहन इज़ इफ़ेक्टिव बट ही इज़ नॉट एफिशिएंट। एफिशिएंट नहीं है क्योंकि उसने कॉस्ट को ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है, कॉस्ट को बढ़ा दिया, इसलिए मोहन जो है एफिशिएंट, हम मोहन को यहाँ पर नहीं कहेंगे। व्हाट क्वालिटी इज पजेस्ड बाई द यस मोहन। अब हम मोहन के बारे में देखते हैं कि मोहन ने कौन सी क्वालिटी की है। सो मोहन को तो हमने पता कर लिया कि मोहन इज़ इफेक्टिव है लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है। और अगर हम बात रवि की करते हैं तो रवि इज़ एफिशिएंट बट ही लैक इफेक्टिवनेस। रवि एफिशिएंट तो है क्योंकि उसने कॉस्ट को कम यूज़ किया है ना। हमने 200 रुपीज़ का टारगेट सेट कर रखा है, जबकि रवि ने ओनली 190 रुपीज़ की ही कॉस्ट को कंज्यूम किया है। बट क्योंकि उसने बहुत केयरफुली तरीके से वर्क किया है और इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि कॉस्ट किसी भी कंडीशन में 200 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, और इसकी वजह से जो इसकी कॉस्ट है वो 190 रह गई है। लेकिन जो टारगेट है, टारगेट को उसने अचीव नहीं कर पाया, वो केवल 90 बनाया, जबकि टारगेट कितना का कंप्लीट करना था, 100 का टारगेट था।